गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम साइंस 1 का पाठ 14 हमारे उपयोगी पदार्थ, इसके अंतर्गत जो है आपने पहले पढ़ा है। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आज एक पुनरावर्तन के रूप में हम इसको देख लेते हैं। हमारे उपयोगी पदार्थ, इसमें जो है आपने पहले कुछ दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण जो लवण है, जिसमें आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, इनको पढ़ा है। और अभी जो है हम कुछ दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कैलाशीय जल युक्त पदार्थ जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है आपका कैलाश क्या होता है, ये पहले भी आपको बताया गया है। कैलाश जो है, जैसे आपने शक्कर या नमक देखा होगा, उसमें कैसे क्रिस्टल्स होते हैं, उसके जो कैलाश होते हैं, जो कण होते हैं, उनको हम कैलाश बोलते हैं। और उसी के साथ कैलाशन जल युक्त पदार्थ, यानी कि उसके अंदर पानी की कुछ मात्रा होती है, तो उस पानी की जो मात्रा के साथ में वो पदार्थ होते हैं, इसलिए उसको कैलाशन जल युक्त पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे कि फिटकरी है, बोरैक्स है, एप्सम सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट। ये कुछ पदार्थ हैं जो कि कैलाशीय लवण के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फिटकरी, बोरैक्स, एप्सम सॉल्ट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो इनका जो साथ में रासायनिक जो नाम दिया गया है, पोटैश एलम, बोरैक्स, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, और उनकी जो रासायनिक ये अणुओं की जो नाम दिए गए, K2SO4, Al2, SO4 ट्राइस 24 H2O। तो बच्चों ये जो है आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि फिटकरी का रासायनिक अणुसूत्र बताइए। तो आपको जो है K2SO4, Al2, SO4 ट्राइस, फिर 24H2। इसमें पानी की जो जल है, जो कैलाशन जल है, इसके अंदर वो कितना है, 24H2 है। पानी के अणु कितने हैं, 24 पानी के अणु। फिर बोरैक्स में आप देखेंगे कि 10 है, पानी के जो अणु है वो कितने हैं, 10 हैं, 10H2O है। यहाँ पर इप्सम सॉल्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 7H2O है, और बेरियम क्लोराइड में आपको 2H2O दिख रहा है, और सोडियम सल्फेट में 10H2O है। तो इसको ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कैलाशीय जल युक्त पदार्थ हैं। इनको आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आ सकता है 1 मार्क के लिए, तो इसलिए इसका जो रासायनिक अणुसूत्र है उसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए फिटकरी जो है, आप जानते होंगे कि शेविंग वगैरह करते हैं तो फिटकरी एक ऐसा क्यूब होता है जो घर में बहुत लोगों के घर में रखा होता है, या रखते हैं लोग, अच्छे के लिए भी रखते हैं। तो फिटकरी जो है उसको पानी, गंदे पानी को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिटकरी क्या करती है, फिटकरी जो है वो आपका जो पानी है, गंदा पानी, उसमें जो गंदगी होती है, उसको गंदगी को क्या करती है, नीचे तले में बिठा देती है। अगर फिटकरी आप डाल देते हो तो वो गंदा पानी स्वच्छ करने के लिए जो कचरा होता है, फिटकरी उसको स्कंदन के प्रोसेस के द्वारा, ये गुणधर्म होता है फिटकरी के अंदर स्कंदन का, उससे वो क्या करती है, सारी मिट्टी को एकत्रित करके नीचे भारी हो जाती है और वो तले में जाके बैठ जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है। तो इस प्रकार पानी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। फिर एनीमिया जो रोग है, एनीमिया, रक्त की कमी होती है जिनको, तो रक्त की जांच करते समय नीले थोथे का उपयोग किया जाता है। और बोर्डो मिश्रण एक होता है जिसमें नीला थोथा और चूना, इसका मिश्रण होता है, जिसे फंगीसाइड मतलब कि फफूंदी नाशक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अंगूर हो गए, खरबूज हो गए, इन फलों पर फफूंदी को नाश करने के लिए जो है हम बोर्डो मिश्रण, यानी कि नीला तोता और चूने का जो मिक्सचर होता है उसको बोर्डो मिक्सचर कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम कि साबुन। तो बच्चों साबुन तो सभी के घर में है, साबुन का सब लोग उपयोग करते हैं। साबुन में एक कपड़े धोने का साबुन है, अपना क्या बोलते हैं, साबुन बनता कैसे है,
तेल ऑयल जो है, तेल और प्राणियों की जो चर्बी होती है उसमें उसको जो है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH या फिर NaOH इसके साथ उबाल कर कार्बोक्सिलिक अम्ल फैटी एसिड्स जो रहते हैं, तेला अम्ल भी कहते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नमकीत होते हैं। और इन लवणों को ही हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। उसी से एक लंबी सी श्रृंखला तैयार होती है, चेन फॉर्म, जिसे हम साबुन कहते हैं। साबुन जो है अगर उसको हार्ड वाटर पानी यानी कि जो बोरवेल का जो पानी होता है उसके साथ किया जाए, सोडियम जो है उसमें से क्या है, तेला अम्ल जो फैटी एसिड्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, उसके लवण निर्मित करता है। और ये लवण जो है पानी में कैसे होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, झाग नहीं बन पाता। कि जो हार्ड वाटर है, मतलब ऐसा जो बोरवेल का पानी होता है, तो उसमें आप साबुन घिसोगे तो आपको ज्यादा झाग नहीं दिखाई देती। तो ये साबुन हो गया। उसके बाद ये एक ये है नहाने का साबुन और पानी अपना कपड़े धोने का साबुन, उसमें अंतर स्पष्ट करो है। तो इसमें देखिए कि जो कपड़ा धोने का साबुन होता है ना, वो जिस तेल या फैट से बनता है, वसा से, वो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें उच्च कोटि का तेल। कपड़ा धोने के साबुन में जो है पूरक पदार्थ जैसे कि स्टार्च, सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं। मतलब इसमें कैसे किसी प्रकार के ऐसे क्या बोलते हैं, हाइजीन या मतलब कुछ ऐसे ज्यादा महंगे सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि इसमें कपड़ा धोने के साबुन में। और नहाने का जो साबुन है उसमें पूरक पदार्थ कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलाए जाते हैं, क्योंकि वो शरीर को, आप उसको शरीर पर इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपके शरीर के लिए हार्मफुल ना हो इसके लिए इसमें कोई पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। और जो कपड़ा धोने का साबुन है उसमें गंध नहीं होती ज्यादातर। पुराने और अभी तो नए डिटर्जेंट पाउडर और जो बार है उसके अंदर आपको सुगंध थोड़ी मिल जाएगी नींबू की या फ्लावर की। लेकिन जो नहाने का साबुन है उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो आप अपने बॉडी पे अप्लाई करने होंगे। तो इसलिए नहाने का जो साबुन है वो सुगंधित द्रव्यों से द्रव्य मिलाए जाते हैं, जबकि ये साबुन में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा परफ्यूम मिलाया नहीं जाता, मतलब उसमें अच्छी सुगंध लाने के लिए। फिर इसके बाद मतलब नॉर्मल एक नॉर्मल प्रकार का जो परफ्यूम रहता है वही मिलाते हैं, जिससे कि ज्यादा उनको ऐसा उसको सुगंधित नहीं बनाना होता। फिर कपड़ा धोने का जो साबुन है उसमें हानिकारक क्षार मिलाया। ओके, जो नहाने का साबुन है उसमें हानिकारक क्षार की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो आपके स्किन को नुकसान न पहुंचाए, त्वचा को, इसलिए उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के हार्श केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। दो कपड़ा धोने का साबुन जो है वो प्राय कठोर होता है, क्योंकि इसे कॉस्टिक सोडा से बनाते हैं। और जो नहाने का साबुन होता है वो सॉफ्ट, और स्किन को नरिशमेंट मिलना चाहिए, स्किन आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, उसके हिसाब से इसमें कॉस्टिक जो है इसे कॉस्टिक पोटैश से बनाते हैं। तो ये आपका अंतर स्पष्ट करो भी आता है कभी कभी, कपड़ा धोने का साबुन अपमार्जक भी बोलते हैं उसको, और नहाने का साबुन, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट करो भी इसमें आता है। इसके बाद हम देखेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ। तो बच्चों, रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि कैसा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसमें आपने नाम सुना होगा यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ये कुछ ऐसे उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं जो कि अदृश्य, अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणों का क्या करते हैं, सदैव उत्सर्जन करते रहते हैं। और इस जो ये जो किरणों का जो रेडिएशन का प्रेरणा से उत्सर्जित जो रेडिएशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो जो ऐसी किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, इस गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं।
यह गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। आपने देखा होगा कि सड़क पर जो है लाइटें लगी होती हैं जमीन में, आपने देखा होगा, या जो गाड़ियों पर कुछ ऐसे रेडियम वाले जो पदार्थ होते हैं जिसमें से चमक उत्पन्न होती है, तो ऐसे लाइटों का, ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो कि ऐसी किरणें उत्सर्जित करती हैं। उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के जो नाभिक होते हैं वो अस्थिर होते हैं। उनके नाभिक से ही ये किरणें क्या होती हैं, उत्पन्न में भी हम इसे, जैसे अभी आपने आजकल की जो घड़ियां हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो रात के अंधेरे में भी अगर आप उसको पहनोगे तो अंधेरे में भी आप नंबर्स देख पाओगे, उसके जो सुई के जो कांटे हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो रेडियो धर्मी पदार्थों से बने होते हैं। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनकी जो किरणें उत्सर्जित होती हैं वो किरणें कौन कौन सी होती हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणें इनको कहते हैं। तो अभी इसमें देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें आपको अल्फा बीटा और गामा किरणें किस प्रकार से आती हैं वो नजर आएगा। तो यहाँ एक शीशे का गुटका है, एक बॉक्स है, इसके अंदर आपको एक रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो रखा हुआ है सेंटर में, और उससे इस तरह से रखा गया है कि उसकी जो किरणें हैं वो कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ होल जो है उस होल में से सिर्फ वो बाहर निकलेंगी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है इसे शीशे के एक गुटके में, मतलब एक कांच का एक बॉक्स है उसमें रखा गया है, और उसमें से जो है ये किरणें बीच में से निकल रही हैं, जहां छिद्र है उसी छिद्र में से बस ये निकलेंगी। और उसके आगे एक प्लेट रखी हुई है जिस किरणें पास होती हुई आगे दो मैग्नेटिक जो विद्युत आवेशित प्लेट्स रखी हुई है, पट्टी है और एक निगेटिव वाली पट्टी है। तो ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे कि पॉजिटिव आवेशित पट्टी है और नीचे की तरफ एक ऋण आवेशित पट्टी है, उसके बीच से ये गुजरती हैं। और आप देखेंगे कि आयाचित्रण पट्टी पर ये रेखाएं, ये जो किरणें हैं वो 3 भाग में डिवाइड हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ कुछ किरणें विचलन हुआ है उनका, ऊपर की तरफ वो कुछ ज्यादा एक्सटेंड में विचलन हुआ है उनका पॉजिटिव की तरफ। तो आपको पता है कि जो प्लेट्स हैं धन आवेशित और ऋण आवेशित, तो आपको पता है कि धन और ऋण जो है वो क्या करती हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो अपोजिट, जो क्या बोलते हैं, विपरीत जो होता है वो ऊपर जो है, तो ऋण वाली जो किरणें हैं, जो ऋण ज्यादा विचलन होगा उनका, और जो ऋण वाली पट्टी है नीचे की तरफ, उसका जो है विचलन नीचे की तरफ होगा, मतलब धन आवेशित पट्टी जो है उसकी तरफ विचलित होगी, सॉरी, धन आवेशित जो किरणें हैं वो ऋण की तरफ विचलित, कम, थोड़ी कम मात्रा में विचलन हुआ है उनका, पर वो ऋण की तरफ, नीचे की तरफ विचलन हुआ है। और जो सेंटर वाली जो एक लाल कलर की लाइन गई है, वो किरणें जो है ऐसी हैं जिनका विचलन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो सीधे सीधे पार हो गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो बीटा किरण है वो ऋण आवेशित किरणें होंगी, जो कि धन आवेशित पट्टी की तरफ का विचलन हुआ है, और अल्फा किरणें जो है वो धन आवेशित होंगी, इसलिए उनका विचलन जो है वो ऋण पट्टी की तरफ है। और जो सेंटर में पास हो रही है गामा किरण, उसका बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो सीधे सीधे, इसका मतलब कि उस पे कोई किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो इस प्रकार से बीटा और गामा किरणें हैं। रुदरफोर्ड ने जो है इस प्रयोग के द्वारा इस सेटअप को जो है रख करके उन्होंने इस प्रयोग को किया था, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ये 3 जो किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जो है, इनका ये अस्तित्व में आई। तो आगे देखेंगे हम अल्फा बीटा और गामा किरणों के कुछ गुणधर्म। तो इसमें देखिए पहला है स्वरूप। तो अल्फा किरणें जो है उनका प्रवाह, ये हीलियम प्लस प्लस, ठीक है, अल्फा कणों का प्रवाह जो है वो इसकी तरह होता है, हीलियम की तरह, जो कि पॉजिटिव धन आवेशित होती है। बीटा कणों का जो प्रवाह है
वो बीटा किरणें जो है वो आपने देखा कि वो धन आवेशित पट्टी की तरफ मुड़ी थी, विचलन हुआ था, इसलिए वो ऋण आवेशित होगी। और गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। और द्रव्यमान में देखेंगे कि द्रव्यमान जो है ये अल्फा किरणों का 4.0028 डाल्टन, बीटा किरणों का जो है 0.000548 डाल्टन है। और गामा किरणें जो है वो द्रव्यमान रहित हैं, तो प्लस चार्ज है। अल्फा किरणें जो है टू प्लस दो धन आवेशित हैं। बीटा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह ऋण आवेशित हैं। और गामा किरणें जो है वो आवेश रहित हैं। फिर वेग की बात करें तो प्रकाश के वेग का ये अल्फा किरणें जो है वो प्रकाश के वेग का 1/5 से 1/20 गुना होता है। और जो बीटा किरणें हैं वो 1/5 से 9/10 गुना होती हैं प्रकाश के वेग की। और गामा किरणें जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र में विचलन। तो यहाँ पर ऋण आवेशित पट्टी की ओर ये आकर्षित होती है, ये धन आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती है। तो जो धन आवेशित होगा वो ऋण की तरफ आकर्षित होगा, जो ऋण आवेशित होगा वो धन की तरफ आकर्षित होगा। तो बीटा किरणें जो है वो धन आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती है क्योंकि वो ऋण आवेशित होती हैं। और जो गामा अल्फा किरण है वो आपका धन आवेशित होती है, इसलिए वो ऋण आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती है। तथा गामा किरणों का आकर्षण नहीं होता है क्योंकि वो आवेश रहित होती है। भेदन शक्ति की बात करें तो जो अल्फा किरणें हैं वो एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती है। कितनी मोटी चादर होगी? ये कम से कम 0.02 मोटी एल्यूमिनियम की शीट होगी, चादर होगी, उसको ये भेद सकती है, मतलब आर पार कर सकती है। अल्फा कणों से लगभग 100 गुना अधिक जो है 2 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को बीटा किरणें जो है वो भेद सकते हैं। और अल्फा कणों से 10,000 गुना 10,000 गुना अधिक 15 सेंटीमीटर की मोटाई का शीशे का पर्दा होगा, तो उसे ये गामा किरण जो है वो भेद सकती है। आयनीकरण शक्ति की बात करें तो यहाँ पर अल्फा जो कण है, अल्फा किरणें हैं, उनकी आयनीकरण शक्ति अति उच्च है, एकदम बहुत ही अधिक है। आयन्स उसमें जो बनते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। बीटा किरणों की उससे कम है और गामा किरणों की उससे भी अत्यंत कम है। फिर स्फुरदीप्ति मतलब प्रकाश जो निर्माण करते हैं ये लोग, जो इसमें से जो रोशनी आती है, जो प्रकाश आता है, जो फ्लोरेसेंस इसमें से आता है, चमक, वो अल्फा किरणों में से अधिक परिमाण में होता है। बीटा किरणों में थोड़ा अल्प होता है और गामा किरणों में अत्यंत अल्प होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें ज्यादा स्फुरदीप्ति मतलब लाइट पैदा करने की, प्रकाश जो है निर्माण करने की शक्ति बहुत ही कम होती है। आगे देखेंगे कि रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग। तो जो ये रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, तो परंतु उनका परमाणु क्रमांक समान रहेगा, परंतु जो है उनका जो है परमाणु द्रव्यमान अलग होगा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग हम देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। बहुत सारी जगहों पर, ये सिर्फ केवल बम बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। आपने सुना होगा कि जो परमाणु बम बनाने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा ये पूरी तरह से मतलब ये तो है ही, उसके लिए तो किया ही जाता है, पर उसके अलावा भी इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में, कृषि में, उद्योग में और औषधि बनाने के लिए और वनस्पति आदि इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग अब किया जा रहा है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक जो है किरणों का उपयोग किया जाता है और एक जो है उस पदार्थ का उपयोग किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो आइए देखते हैं हम लोग कि औद्योगिक क्षेत्र में जो है रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक होते हैं, रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो होते हैं उनका विभिन्न क्षेत्रों में, तो औद्योगिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि रेडियोग्राफी में क्या है कि ढलुए लोहे की वस्तु या लोहे के
वेल्डिंग की दरारों, रिक्त स्थानों का गामा रिक्त स्थान, देखिए आपने लोहे की वस्तुएं देखी होगी जो वेल्डिंग के फिर खंभे होते हैं और या शीट होती है, तो उसमें वेल्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है या कोई कहीं पर गैप हो गया है लोहे के कुछ आप जो है दरारों को भरने के लिए लोहे की जो वेल्डिंग होती है उसमें अगर कुछ दरार आ गई तो उनको भरने के लिए जो है गामा की सहायता से पता लगाया जा सकता है कि दरार कहाँ पर है और किया जा सकता है, उसमें कलेक्शन किया जा सकता है। इसके लिए कोबाल्ट 60 मीडियम 92 समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। इसे रेडियोग्राफी कहते हैं। रेडियोग्राफी करने के जो कैमरा होता है एक, उससे इसका पता लगाया जाता है। तो धातु कार्यों के दोष का पता करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया रेडियोग्राफी का। फिर मोटाई, घनत्व और स्तर का मापन करना, तो एल्यूमिनियम की स्टिक, लोहे से की जो है मोटाई अधिक कम, इनकी चादरें तो कम करने के लिए, मतलब मोटी शीट बनानी है, पतली शीट बनानी है, उनकी चादरें जो लंबी लंबी चादरें होती है इन धातुओं, उसे बनाने के लिए जो है उसका उत्पादन करने के लिए समस्थानिक उनका उपयोग, तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है कि लोहे की जो शीटें होती है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या लोहे की जो शीट बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती है, उनकी मोटाई जांचने के लिए कि कितनी मोटाई है, और पैकिंग के जो माल है उनकी जांच करने के लिए भी इसका रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। फिर रंग और जो रंग प्राप्त करने के लिए दीप्तिमान रंग और रेडियो सक्रिय दीप्त रंग जो होते हैं, जैसे घड़ी वगैरह है उसके अंदर रेडियम इसका इस रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिससे कि किरणें उत्सर्जित होती है और अंधेरे में भी आप उससे उसको देख सकते हो। घड़ी के कांटे जो है उससे बने होते हैं, जिसके कारण आप अंधेरे में भी देख सकते हो, उसको देख पाओगे। सिरेमिक की वस्तुएं जो है उसमें टाइल्स हो गए, बर्तन हो गए, प्लेट हो गए, रसोई घर के बर्तन हो गए, तो उसमें चमकदार रंग देकर उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में अच्छी किस्म के बीजों को उत्पादन करने के लिए, फिर पौधों की शीघ्र वृद्धि के लिए, अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है उनके बीजों के गुण, जो बीज होते हैं उनके जनकों में परिवर्तन, इस रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग करके उसके जनुक में परिवर्तन करके कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार बढ़ाई जा सकती है। फिर रेडियो सक्रिय समस्थानिक कोबाल्ट 80 का उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है। प्याज आलू को अंकुर ना आए, आपने देखा होगा आपके घरों में प्याज आलू रखे होते हैं, अगर ज्यादा समय हो जाता है तो उसके अंदर ऐसे पीछे से जो है अंकुर निकलने लगते हैं, और उससे उसका न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होता है, पोषक तत्व जो होते हैं उसके अंदर के, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसे अंकुर ना आए, इसलिए उन पर कोबाल्ट 60 की गामा किरणों की बौछार की जाती है, जिससे कि वो अंकुर नहीं आते हैं और लंबे समय तक आप उसको टिका कर रख सकते हैं। विविध फसलों पर संशोधन करने के लिए स्ट्रॉन्शियम 90 का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती है उस पर रिसर्च कार्य करने के लिए, शोध अनुसंधान करने के लिए स्ट्रॉन्शियम 90 का उपयोग किया जाता है। फिर चिकित्सा शास्त्र में अगर इसमें देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों, कैंसर, हड्डियों का कैंसर हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, मस्तिष्क का ट्यूमर हो गया, पॉलीसाइथेमिया हो गया, तो इस प्रकार के ब्लड जो डिसीज होते हैं,
लाल रक्त कणों की मतलब इस पॉलीसाइथेमिया में क्या है कि ये रोग जो है लाल रक्त कणों की रक्त में मात्रा बढ़ जाती है। उसके लिए उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। हड्डियों के कैंसर के लिए देखिए अलग अलग प्रकार के आइसोटोप्स हैं। स्ट्रॉन्शियम 89 है, स्ट्रॉन्शियम 90 है, समारियम 153 है, रेडियम 223, इसका उपयोग करके इनका उपचार किया जा सकता है। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में आपने देखा होगा कि गलकंड नामक रोग होता है, जिसमें गले की जो ग्रंथि होती है वो बड़ी हो जाती है। भूख लगने के बावजूद जो है वजन कम होता है, नींद नहीं आती है। तो ये सारी जो ऐसे जो रोग होते हैं उसमें क्या होता है कि गले की ग्रंथि में ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स बढ़ने के कारण होती है। तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म रोग कहते हैं। तो इसमें आयोडीन 123 का उपयोग करके इसका उपचार किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर के लिए जो है उपचार के लिए बोरॉन 10, फिर आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, इस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। शरीर के छोटे छोटे ट्यूमर्स को पहचानने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थानिक है, औद्योगिक क्षेत्र है और बहुत सक्रिय बड़ी बड़ी हो गया। में भी है वो कर पर क्या में भी आता है लिखने के कारण। देखिए रेडियो सक्रिय जो किरणें होती हैं उसमें उसके कारण जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, उसको हानि पहुंच सकती है। दूसरा है डीएनए, जो हमारे शरीर के डीएनए पर भी किरणों के हमले से आनुवांशिक दोष, जैसा कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम फेंके गए थे, जिसके कारण आज भी वहां पर जो जनरेशन है, जो मतलब जो फसलें हो या फिर क्या बोलते हैं जो बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनमें भी आनुवांशिक दोष मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो उसका बहुत ही घातक परिणाम होता है। रेडियो सक्रिय किरणें जो है त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती है। इस कारण त्वचा का कर्क रोग यानी कि कैंसर, फिर ब्लड डिसीज भी हो सकता है, ल्यूकेमिया, ऐसे रोग होते हैं। विस्फोट से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय जो प्रदूषक होते हैं वो हवा में क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इसलिए उन पर नियंत्रण रखना जो है बहुत कठिन हो जाता है। तो डायरेक्ट अपने डीएनए पे, हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर हमला करते हैं। रेडियो सक्रिय प्रदूषक समुद्र में डाले जाने के कारण वे मछलियों के शरीर में जाते हैं। किसी भी तरह से देखिए, अगर बड़े बड़े कारखाने हैं और उसमें से जो ऐसे अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो डायरेक्टली अगर छोड़ दिए जाते हैं नदी नालों में, तो क्या होता है समुद्र में, तो उससे क्या होता है कि जो जलचर